बिगनर वर्सेस एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। बिगनर इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कौन सी बड़ी कंपनी है जिसका नाम सुना है, कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अगर रिफाइनरी सेक्टर है तो वो सोचेगा कौन सी रिफाइनरी मुझे 10 रुपए या इससे कम में मिल रही है। मिसाल के तौर पर टेलीकार 8 रुपए, वर्ल्ड कॉल 1.5 रुपीज। नाम सुना है तो लगता है सही है, लेकिन हर सस्ती चीज कीमती नहीं होती। समझदार इन्वेस्टर कीमत नहीं, कदर देखता है। वो देखता है कि कौन सा स्टॉक वाकई वैल्यूएबल है, क्या मुझे जैसे भी हालात हो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है या नहीं। समझदार इन्वेस्टर हर फैसला डेटा, तज्जिया और गहरी बसीरत की बुनियाद पर करता है। और ये सब सीखने के लिए रोजाना पीएसएमयू के यूट्यूब चैनल पर एक लाइव प्रोग्राम भी किया जाता है, जहां आपको बताया जाता है कौन से स्टॉक में असली वैल्यू है और किन में सरमायाकारी करनी चाहिए। अपनी सोच बदले, हिकमत अमली स्मार्ट बनाएं और पीएसएमयू की डेली एजुकेशन के साथ एक कामयाब सरमायाकार बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो, फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से जो है लोगों को अवेयरनेस हो। नाजरीन, जैसे कि हम मार्केट की बात करेंगे और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी हाँ, ही इज़ द सीईओ आईजीआई सिक्योरिटीज़ के में वो एज ए सीईओ अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रज़ा रज़ा रिजवी साहब की। और जो है उनसे आज हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से, करंट सिनेरियो ऑफ मार्केट क्या हुए है। और क्योंकि इतने टाइम से मार्केट इतनी अच्छी जो है ऑल टाइम हाई चल रही थी, तो जो एक्सपेक्टेड करेक्शन थी वो हमने ऑब्जर्व की। तो मजीद इसके हवाले से क्या वो कहते हैं, तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर शो। और सर, सबसे पहले तो आज की मार्केट के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा बताइए हमें कि क्या ऑल ओवर जो है व्यू जो है आज मार्केट का रहा। आज मार्केट ने आई थिंक एक हेल्दी ब्रीदर दिया। आई वोंट कॉल इट अ करेक्शन बिकॉज इट वाज जस्ट 0.3% जो कि बाजार थोड़ी नीचे आई। हम्म। हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि 147,800 के लेवल पे मार्केट रेजिस्ट कर रही थी। और आज भी अगर आप देखें तो इन्हीं लेवल्स पे सुबह बाजार गई और उसके बाद वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और उसके बाद बाजार ने तकरीबन कोई नेगेटिव में क्लोजिंग दी आज थोड़ी सी। ऑलमोस्ट 0.3% के करीब बाजार ने करेक्ट किया अपने आप को। मेनली अगर हम देखें तो एक दो खबरें थी जो एंटिसिपेटेड थी फॉर टुडे। वन वाज मेनली द रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट, जिसके हम्म। लिए 13 की डेट आ रही थी। आई थिंक उसमें थोड़ा सा मजीद टाइम एंटिसिपेटेड है और उसकी वजह से देखने में आया कि थोड़ी सी ऑयल स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। बट बैंकिंग सेक्टर ने आज काफ़ी सपोर्ट दी मार्केट को। तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। सो आई थिंक ऑल इन ऑल बाजार में कोई ओवरऑल बुलिश momentum is expected to continue. It's a good opportunity for investors to take fresh positions. सही, बिल्कुल जबरदस्त। सर, नेक्स्ट ये कि अभी थोड़ा सा हमारा जो इंटरनेशनली जो एक सिनेरियो चल रहा है टैरिफ के हवाले से, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव जो है हमारी तरफ जो है, जो एक बहुत ही कम टैरिफ हम पे आयद किया गया है और उसके ऊपर मजीद जो है बातचीत हो रही है। तो इसमें मजीद इस सेक्टर को इस सेक्टर ने परफॉर्म भी किया, ऑयल सेक्टर ने, थोड़ा सा इस न्यूज़ का भी असर था। तो मूविंग फॉरवर्ड इस सेक्टर में और मजीद ऑयल एंड गैस सेक्टर में मजीद कितनी गुंजाइश है। और जब ये जो जितना भी ये टैरिफ के हवाले से और ये जो हमारे यूएस के साथ जो सेटलमेंट चल रही है फर्दर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो ये जब जो है एग्जीक्यूट होगी तो फर्दर कितना आप इस सेक्टर में जो है बेनिफिट देखते हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं।
देखिए, टैरिफ का जहां तक ताल्लुक है, टैरिफ का ज्यादा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पे आएगा, हम्म। बिकॉज ऑब्वियसली वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव एज कंपेयर टू अदर रीजनल एक्सपोर्टर्स। जहां तक आज अगर आप देखें तो अभी थोड़ी देर पहले ही मूडीज ने हमारी रेटिंग को भी इम्प्रूव किया है। एग्जैक्टली। अगेन अनदर पॉजिटिव इंडिकेटर दैट हैज कम इन। जो यूएस से बातचीत चल रही है अभी, हमारा डेलीगेशन भी वहां पर गया हुआ है, तो I think what we are expecting to see is some news with regards to investments coming in. और वो इन्वेस्टमेंट्स की जब खबरें आएंगी, तो आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड टू कम primarily in the oil and gas sector, तो that can bring a better trigger for this sector in particular. मगर इस सेक्टर का जो मेन मसला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस सेक्टर में उस तरह से रैली हिस्टोरिकली आपको नहीं नजर आई इन रिसेंट पास एज कम्पेयर टू अदर्स, वो सर्कुलर डेट का है। और सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन जो है वो अब जो एक्सपेक्टेशंस नजर आ रही हैं वो ये हैं कि मे बी इन अ वीक्स टाइम देयर माइट बी सम अनाउंसमेंट, एंड आई थिंक बैंक्स की जो डिसबर्समेंट्स हैं वो शायद थर्ड क्वार्टर में नजर आए, समवेयर इन सितंबर। सो आई थिंक दैट विल ब्रिंग अ ट्रिगर टू द ऑयल एंड गैस सेक्टर इन पर्टिकुलर। जहां तक यूएस के टैरिफ के हवाले से बातचीत है, आई थिंक दैट विल गिव अ पॉजिटिव ट्रिगर टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स इन पर्टिकुलर। हम्म। तो सर ये एक्सपोर्ट की जहां पर आपने बात की, तो यहाँ पर जैसे ये अमेरिकी ड्यूटी में भी कमी आई है, हमने न्यूज में भी आज ये चीज देखी कि जो है जो वहाँ उनकी इंपोर्ट्स, जो गाड़ियों की इंपोर्ट के हवाले से जो ऑटो सेक्टर है उसमें भी काफी हमें जो है बेनिफिट होगा। तो इसके हवाले से कैसा देखते हैं इस सेक्टर को? ये कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें ये बात हो रही है कि द ऑटो मैन्युफैक्चरर्स वुड वांट टू एक्सपोर्ट देयर ऑटोमोबाइल्स एज वेल। सो ऑटो सेक्टर में भी जो है वो आप देख सकते हैं। एक और सेक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है फार्मास्यूटिकल्स। अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक्सपोर्ट के नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, और उससे जो अगर आप देखें तो क्लोज टू $500 million के करीब फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हो गई हैं, जो जुलाई के नंबर्स आए थे। और साथ आईटी एक्सपोर्ट्स में भी अच्छे नंबर्स नजर आ रहे हैं हमें सर्विसेज साइड। सो आई थिंक ये दो सेक्टर्स जो हैं वो उनको देखना चाहिए, एंड दीज कैन प्रोवाइड अ गुड मोमेंटम टू द इन्वेस्टर्स। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वो कर सकते हैं। जी जावेद इकबाल साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी, मैं ये फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में पूछना चाह रहा था। आज एंड पे काफी इसमें प्रेशर नजर आया और एग्रो फर्टिलाइजर का रेट काफी एकदम गिरा आखिरी 1 घंटे में। तो क्या वजह हो सकती है इसकी कि किस वजह से ये डाउन हुआ एग्रो फर्टिलाइजर? देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग आज देखने में आई है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो वो अक्रॉस द बोर्ड ही अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और फर्टिलाइजर में भी देखी गई। बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी नेगेटिव न्यूज एज सच पर्टिकुलर टू फर्टिलाइजर सेक्टर, जिसकी वजह से ये करेक्शन आपको नजर आई है। फौजी फर्टिलाइजर में भी कुछ करेक्शन नजर आई, एंग्रो फर्टिलाइजर में भी नजर आई, बट आई थिंक दिस हैज बीन प्राइमरीली बिकॉज ऑफ प्रॉफिट टेकिंग। सही, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जी अली, अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब। मैंने ये बस ऐसे पूछना था, अगर आप स्पेसिफिक आइटम में मतलब आप अगर स्टॉक जैसे बहुत सारे आते हैं गेस्ट जो हैं वो ओवरऑल पे बात जी आप करते हैं, अपना अगर सवाल मैं करें। स्पेसिफिक आइटम के बारे में पूछूं। अच्छा, बस मैंने ये पूछना था, 1 महीने के अंदर कोई आपके जहन में ऐसा कोई स्टॉक है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे जाए, जो अभी ग्रोइंग कर रहा हो? और ना, दूसरा सवाल मेरा एसएसजीसी का था कि मैंने ना असल में बाइंग है उस पर हाइयर रेट पे कर ली थी, अब वो नीचे आई है तो क्या एवरेज करना चाहिए? तो बस ये दो क्वेश्चन है मेरे। देखिए, मैं सेक्टर वाइज जो कमेंट अगर देना, हम्म। अगर आपको बताऊं तो ओवरऑल आई थिंक एनर्जी चेन में सर्कुलर डेट की बेसिस पे अपसाइड आ सकती है। अगर इसके ऊपर इंशाल्लाह अच्छी खबर आती है तो ओवरऑल एनर्जी चेन विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस। उसमें प्राइमरीली जो बेनिफिशरीज होंगे वो तो ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ वगैरह हैं, बट साइमल्टेनियसली अदर
companies in the energy chain will also be a beneficiary of this. I think in the short to medium term, there are certain sectors that have not performed along with the market. उसमें pharmaceutical sector I think is one जिसके अंदर के अपसाइड देखी जा सकती है. कुछ बैंक्स हैं जिनमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में मजीद अपसाइड की गुंजाइश अभी मौजूद है. और उसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कुछ कंपनीज भी ऐसी हैं जिसके अंदर के आई थिंक देयर इज अ सिग्निफिकेंट रूम फॉर फॉर एन अपसाइड. तो इन सेक्टर्स को देखा जा सकता है फॉर फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म. अदर देन ऑब्वियसली द एनर्जी चेन, उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी खबरें हैं जो कि इन पाइपलाइन है. एक जो एक और खबर जिसके ऊपर सब लोगों की नजर है वो रेकोडिक का प्रोजेक्ट है. उससे रिलेटेड भी अभी रिसेंटली न्यूज सर्कुलेट करी थी कि बैरिक गोल्ड ने इंटरनेशनली तकरीबन $3.5 अरब की फाइनेंसिंग के लिए दे आर सीकिंग इन्वेस्टर्स. सो काफी सारी अच्छी खबरें हैं जिनके ऊपर के नजर रखनी चाहिए. आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं. और अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो पिछले साल अगर हम मेन बोर्ड आइटम्स की बात करें तो इनकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स तकरीबन 5% के करीब ग्रो की थी. और इस साल में जो FY 2026 है उसमें हमें 8 से 10% की अर्निंग ग्रोथ expected है. So with this earning growth and currently market already trading at a lower PE than its historical average, I think the market में re-rating की गुंजाइश है. और that will be beneficial to all the main board items. Cements में भी देखा जा सकता है depending upon the PSDP की allocations किस तरीके से आती हैं आगे. नहीं, बहुत शुक्रिया अली. अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, एक न्यूज़ है. जैसे औरंगजेब साहब ने कहा, हमारे जो ये वजीर खजाना साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो है इस वक्त आदाद शुमार के हवाले से जो गवर्नमेंट के जो कुछ इदारे हैं काफ़ी खसारे में हैं. और कुछ की जो है वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कुछ इदारों की बात भी चल रही है. तो इस खबर को किस तरह से देखते हैं? और जहाँ पर इतनी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट चीज़ें हो रही हैं, इकोनॉमी इतनी मजबूत हो रही है, तो फिर यहाँ पर जो ये एक नंबर है जो काफ़ी खसारे में गया है, तो ये इसको किस तरह से देखते हैं? इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए ये एक मेजर एरिया है रिफॉर्म्स का जो कि गवर्नमेंट के एजेंडा पे है. बट हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब भी कोई कंपनी बिक रही होती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, तो उसका प्रोसेस काफी लंबा होता है. इट्स नॉट दैट इजी. अगर आप देखें तो PIA की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफी एफर्ट्स चल रही हैं. एक राउंड हुआ वो, उसके बाद अब दोबारा सेकेंड राउंड के ऊपर काम हो रहा है. तो आई थिंक अगर मैं देखूं तो मिनिस्ट्री जो है वो बहुत एक्टिवली इन सारे एरियाज पे काम कर रही है. और आई एम वेरी होपफुल कि इसके पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे. बट प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा एरिया है जो कि जिसमें थोड़ा टाइम दरकार होता है इन चीज़ों को मटीरियलाइज होने में. उसके अलावा अगर आप देखें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से एक तो हमारा ओवरऑल जो खसारा है उसको बेनिफिट मिलता है, उसको ब्रीदर मिलता है. और उसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारा एक और मेजर इशू रहा है वो रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट का. और अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली दफा करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में आया है. अगर इन्वेस्टमेंट्स की जो बातें हो रही हैं अगर वो भी आनी शुरू होती हैं तो दैट विल फर्दर सपोर्ट आर रुपी करंट अकाउंट पे भी उसका ज़ाहिर ओवरऑल बेनिफिट होगा. सो आई थिंक ऑल इन ऑल. फिर दूसरा एक और चीज़ जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं वो काफ़ी कंट्रोल में है, जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जो ऑयल प्राइसेस हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट हैज़ given us a lot of space as an economy to be able to deliver what we are planning to do. तो आई थिंक ओवरऑल बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हैं रिफॉर्म से रिलेटेड जो कि गवर्नमेंट कर रही है. और आई थिंक उनके आउटकम्स आपको इकोनॉमिक नंबर्स में भी नजर आ रहे हैं. अगर आप देखें तो ओवरऑल इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में आ गई है. आई थिंक इंटरेस्ट रेट में अभी भी गुंजाइश है मजीद कट की. रेमिटेंसेस बहुत अच्छी आ रही हैं. अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी ग्रेजुअली
ग्रो कर रहे हैं। इंपोर्ट साइड पे जी हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अब कुछ ऐसी जो पॉलिसीज हैं उनको हमें विल हैव टू बी वेरी विजिलेंट, पर्टिकुलरली जब गाड़ियों की इंपोर्ट्स की बात होती है वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को आई थिंक गवर्नमेंट बहुत ही विजिलेंटली मॉनिटर कर रही है, स्टेट बैंक और मिनिस्ट्रीज। सो आई थिंक ओवरऑल बेसिस पे चीज़ें काफ़ी जो है वो मुस्बत नज़र आ रही हैं हमें। सही। और सर बिजली के हवाले से भी ये अभी हमने कल ही देखा कि जो है बिजली के हवाले से भी आया कि आवाम को जो है कमर्शियल बेस और जो है जो रेजिडेंशियल है उनको जो है सस्ती बिजली जो है वो दी जाएगी। तो इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? जी बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो टू स्टे कॉम्पिटिटिव। हमें बड़ा देखिए, लेबर हमारी जो है वो रीजनेबल है। हम्म। हमें लेबर साइड पे मसला नहीं है। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, हमें जो ज़्यादा मसला आता है वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस का आता है, जिसकी वजह से हम उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रहते जितने के रीजनल प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए, ताकि जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है थ्रू टैरिफ, उसको मटेरियलाइज किया जा सके। बिल्कुल। और सर किस तरह से देख रहे हैं आप जो है अब कल तो खैर कल ऑफ है, उसके बाद मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं? लास्ट डे ऑफ वीक होगा, अपकमिंग मार्केट कैसी लग रही है? इंडेक्स को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हम ये भी कहीं ना कहीं हम हमें ये सुनने में आ रहा था कि शायद आज़ादी से पहले जो है इंडेक्स शायद 150 को जो है टच कर जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, अभी भी गुंजाइश है 2000 की। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? और थोड़ी बहुत करेक्शन आ गई तो अभी तो आप ये समझिए 4000 का फर्क आ गया। तो कैसा देख रहे हैं? और कौन सा आपको लगता है कि सेक्टर है जो नेक्स्ट ट्रिगर दे सकता है इंडेक्स को? देखिए मेरे ख्याल से ये वीक तो अब गुजर जाएगा, क्योंकि फ्राइडे इज ऑल्सो अ स्लो हम्म। डे। बहुत सारे ऑफिसेज भी, कुछ इदारे शायद बंद हो बिकॉज ऑफ चेहलुम। बट मंडे से आई थिंक मुझे लगता है कि एक्टिविटी जो है वो रहेगी बाजार में। आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, अच्छे वॉल्यूम्स नजर आए हैं आज, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट किया। तो अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि बाजार जो है यहाँ से बुलिश ही रहेगी। हम्म। और अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक बैंकिंग सेक्टर अच्छा सपोर्ट देगा। अभी भी आज अगर आप देखें तो अच्छी बाइंग नजर आई हमें। आज हम्म। मिजान बैंक का रिजल्ट था, उसमें काफी एक्टिविटी नजर आई। नेशनल बैंक में, अभी बैंक में आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, अदर देन यूबीएल। यूबीएल काफी चल गया था पहले, तो इसलिए यूबीएल में इतनी एक्टिविटी नहीं नजर आ रही, बट अदरवाइज ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर आपको अच्छा सपोर्ट दे रहा है। ईएन ऑयल एंड गैस एनर्जी चेन भी मुझे लगता है कि आज इन लेवल्स पे अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है। तो हम्म। ये भी कमिंग वीक्स में जैसे सर्कुलर डेट की अगर कोई खबरें मुस्बत आती हैं तो वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करेगी। मार्केट बंद होते के साथ ही मूडीज की क्रेडिट रेटिंग की अनाउंसमेंट आई है। आई थिंक ये भी पॉजिटिव ट्रिगर होगा और हम्म। आगे के लिए। इंडेक्स तो अपने हिसाब से आई थिंक बिहेव करेगा, लेकिन अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं जिन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी है, तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जरूर देखना चाहिए। हम्म। बैंकिंग सेक्टर में भी अभी स्पेस है, और आई थिंक विद टाइम सिक्लिकल स्टॉक्स जो हैं उनमें अभी हम अपसाइड देख सकते हैं, जिसमें सीमेंट्स है। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक दो सवाल और लूंगी, उसके बाद फिर हम एंडिंग करेंगे जी। इसके अपना जल्दी से सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप फार्मा के बारे में बता रहे हैं, तो फार्मा में कौन सी कंपनी आपको लगता है कि जो एक्सपोर्ट के बेनिफिशियरी रहेंगे और जिनका रुझान जो है वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा है? कुछ आप हाईलाइट कर सकेंगे ऐसी कंपनियों को जो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही हैं? थैंक यू। देखिए इसमें एक्सपोर्ट के जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो फार्मा के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होते, लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो है वो सेक्टर में की प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। और उसमें जो मेन लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको देखा जा सकता है। ग्लैक्सो है, हिलियन है, ठीक है। ये कंपनियां जो हैं इनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सही, बहुत शुक्रिया जी। जी थैंक यू। जी, नोमान अली अपना सवाल कर लें।
जी अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन जर्नल से था कि मैं सर जब वैल्यूएशन करता हूँ ना, यानी कि वैल्यूएशन से हमें पता चल जाता है कि ये स्टॉक जो है ना अंडर वैल्यू है। ये सर सवाल मैंने ना पहले भी एक एनालिस्ट से किया, लेकिन कोई मुझे खास यानी कि समझ नहीं आई, इसलिए मैं आपसे दोबारा ये कर रहा हूँ कि जी जी। हम वैल्यूएशन करते हैं जब प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक या सेल रेशो देखते हैं। यानी कि जो है कंपनी स्ट्रक्चर और जो बैलेंस शीट, इनको यानी कि साइड पे करके सिर्फ वैल्यूएशन को जब हम देखते हैं, तो यानी कि एक हमें पता चल जाता है कि ये एवरेज से बिलो है इसकी वैल्यूएशन, तो ये जो है ना अंडर वैल्यू स्टॉक है, हम उसको बाय कर लेते हैं। लेकिन सर मुझे यहाँ पे ये नहीं पता चलता इसको सेल कब करना है, यानी कि यहाँ से एग्जिट कब होना है, यानी कि वैल्यूएशन कहाँ पे पहुंच जाए और होना चाहिए। और दूसरा सर, इसके साथ ही मैं ये पूछूंगा कि जैसे हम बैंकिंग सेक्टर में बुक प्राइस टू बुक वैल्यू को हम जो है ना ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसी तरह अब आपने फार्मा का बताया, तो फार्मा में सर पी रेशो बहुत ज़्यादा होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशो तो बहुत हाई होती है सबकी। तो उसमें हमें कौन सा यानी कि जो रेशो है उसको ज़्यादा देखना चाहिए और उस हिसाब से निकलना चाहिए, उसमें से यानी कि एग्जिट कब करना चाहिए। देखिए, आपने आपने ये देखना है कि मार्केट एवरेज और उस सेक्टर की एवरेज मल्टीपल्स क्या है। ठीक है जी। तो अगर आप किसी एक सेक्टर को देख रहे हैं जिसका ऑलरेडी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हायर लेवल पे ट्रेड होता है, और उसमें आप कोई ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं जो कि अपने सेक्टर के एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि इसमें अपसाइड का पोटेंशियल है, तो वो आपने रिलेटिव बेसिस पे ही उसको एनालाइज करना है। और जब वो अपने इंडस्ट्री एवरेज के करीब आ जाए, तो दैट कुड बी अ पॉइंट वेयर यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स, अनलेस के कोई ऐसा उसमें ट्रिगर है उसकी अर्निंग्स में, जिसकी वजह से आपको लगता है कि उसकी अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली फिर उसका फोरकास्टेड, अगर अर्निंग ज्यादा होगी तो उसका मल्टीपल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इन दोनों फैक्टर्स को आपने सामने रखना है, फोरकास्टेड अर्निंग्स को भी देखना चाहिए, और उसकी बेसिस पे उसको सेक्टर मल्टीपल के साथ कंपैरिजन करते हुए अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आप डिटरमिन कर सकते बहुत शुक्रिया नोमान अली। जी जी सर। सर मैं यहीं पे आपसे यानी कि पूछना चाहूंगा, जैसे अब पीएसओ है सर, वो अपनी सेक्टर की एवरेज से भी अबव है, और अगर उसकी अपनी हिस्ट्री भी देखें तो उसमें भी अबव है, लेकिन अगर सिर्फ उसके पीछे एक दो क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें वो अभी भी यानी कि उस हिसाब से अभी भी गुंजाइश है, यानी कि अभी उसकी प्राइस टू अर्निंग तकरीबन 10 पे है, यानी कि 10 से थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन पीछे वाले दो क्वार्टर देखें तो उसमें वो 13.50 पे भी गया और 14.50 पे भी गया। लेकिन अगर उससे पीछे हम चले जाएं, यानी कि अगर ओवरऑल 4-5 साल की एवरेज लें, तो फिर तो सर वो 7-8 पे यानी कि आता है। लेकिन मैंने अभी भी उसको स्टिल होल्ड किया हुआ, क्योंकि मुझे उसके फ्यूचर हैं। प्लान बहुत देखिए ज्यादा देखिए अच्छे लगे हैं। देखिए, जहाँ तक इन कंपनीज का ताल्लुक है, इनके इश्यूज सर्कुलर डेट रिलेटेड है, कैश फ्लोज रिलेटेड है, तो इसलिए आपको उन फैक्टर्स को भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। सिर्फ पीई मल्टीपल को सामने रखते हुए आप उसके ऊपर हम्म। डिसीजन नहीं ले सकते। बिल्कुल। और सर जी। किस सेक्टर में किस चीज को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर में बुक वैल्यू को ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो इस तरह बाकी सेक्टर में भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो को ही अभी तक समझ रहा था कि ये सबसे ज्यादा यानी कि इसी को फोकस करना चाहिए। जी, जनरली तो आप पीई मल्टीपल्स ही देखते हैं, अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड बैंकिंग सेक्टर, उसमें प्राइस टू बुक देखा जाता है। लेकिन अगर कोई और फैक्टर्स हैं तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, उनको फिर आपको अकाउंट फॉर करना होता है। फिर आप किसी एनालिस्ट से कंसल्ट करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से सेक्टर बाय सेक्टर बता सकेगा, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं जो कि उसकी मल्टीपल्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, या उसमें कोई और फैक्टर्स हैं जिनका जिनको अकाउंट फॉर करना ज़रूरी है, तो फिर दोज बिकम मोर रेलिवेंट एज कम्पेयर टू द मल्टीपल ओनली। सही, बहुत शुक्रिया नोमान अली। सर आखिर में जो है क्या एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को, और किन सेक्टर्स में जो है आप ये भी एडवाइस करेंगे कि किन सेक्टर्स में जो है इस वक्त इस सिचुएशन में जो है, जो मार्केट का करंट सिनेरियो, उसमें जो है हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है काम करना चाहिए, और क्या एक पीस ऑफ एडवाइस जो है इन्वेस्टर्स के लिए आप सजेस्ट करेंगे।
देखिए, मेरी एडवाइस ये होगी कि एडवाइस वेरीज फ्रॉम टाइप ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि दो तीन चीजें होती हैं जिनको सामने रख के जो है वो एडवाइस दी जा सकती है। एक तो इन्वेस्टर का टाइम होराइजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और क्या कहते हैं उनकी एक्सपर्टीज क्या है, क्या वो एज एन एक्टिव इनकम स्ट्रीम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसिव इनकम के तौर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए एडवाइस वेरी कर रही होती है। फॉर समबडी हु इज न्यू टू द मार्केट, हम ये एडवाइस करते हैं कि या तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में पोजीशन लें, और हम्म। या फिर अगर आपके पास पोर्टफोलियो साइज एक डिसेंट है तो डाइवर्सिफिकेशन करें। डाइवर्सिफिकेशन में एटलीस्ट 2 से 3 सेक्टर्स में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, किसी एक सेक्टर पे कंसंट्रेट ना करें, तो उससे आपकी डाउन साइड जो रिस्क है वो एक हद तक मिटिगेट होता है। और दूसरा, आई थिंक जहां तक अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मार्केट इतनी ऊपर आ गई है, क्या एंट्री लेनी चाहिए, तो आई थिंक हाँ। मार्केट हर लेवल पे अपॉर्चुनिटी देती है। उस अपॉर्चुनिटी को मटेरियलाइज करना के लिए थोड़ी सी स्टडी और मार्केट को समझना थोड़ा सा जरूरी होता है। आपके दूसरे सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से जिन सेक्टर्स में अपसाइड पोटेंशियल है उसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जरूर देखना चाहिए। और इसके अलावा कंज्यूमर सेक्टर में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि काफी डिस्काउंट पे इस वक्त ट्रेड हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल्स, उनको देख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अभी भी आई थिंक पोटेंशियल है फर्दर अपसाइड का। और बाकी सर्कुलर डेट की अनाउंसमेंट्स और न्यूज़ के ऊपर अगर नजर रखी जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर भी अच्छा अपसाइड दे सकता है। सही, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर रजा आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।